her mother, Karanjeet Kaur. हेलो। हाँ जी, हाँ जी, शी इज ऑल्सो ए पोएटेस ना, मैंने उनकी Yes. पहले भी सुनी थी। वेरी नाइस। नमस्कार, हम सब लाइव हैं। कुलविंदर जी, शालू जी, आप अपना कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार सभी दर्शकों को। सबसे पहले मैं क्षमा मांगना चाहूंगी, हमारा प्रोग्राम थोड़ा सा टेक्निकल एरर की वजह से डिले हुआ। तो आज का हमारा कार्यक्रम नारी कलम में मैं सभी दर्शकों का, सभी बहनों का स्वागत करती हूँ। और जो लोग हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर या यूट्यूब पे जुड़े हैं, वो सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। अगर कोई हमारे स्टूडियो में आकर अपनी कविता साझा करना चाहे तो हमें कांटेक्ट करें, नारी कलम की टीम उन्हें स्टूडियो में आमंत्रित करेगी। तो आज की जो हमारी कवि गोष्ठी है उसे हमने एक कवित्री है तोरू दत्त जी, उनके डेडिकेट किया है। तो वो बहुत ही यंग एज में उनकी डेथ भी हो गई थी। शी वॉज ओनली 21 years old जब वो और उनकी पोइट्री ज्यादा इंग्लिश या फ्रेंच के अंदर है। तो उनकी एक कविता से मैं शुरुआत करना चाहूंगी प्रोग्राम के बारे में, जिससे उनके बारे में काफी कुछ हम सीख पाएंगे। तो ये जो कहानी है, ये एक्चुअली उनके बचपन की कहानी है, जो उनकी मदर, उनकी माता जी उनको और उनके भाई बहन को सुलाने के लिए सुना रही थी। तो तीनों बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, तो जैसे कि बहुत उत्सुक थे, एक्साइटेड थे अपनी माँ से कहानी सुनने के लिए। अंधेरा था कमरे में, तो मदर ने कहानी सुनानी शुरू की कि एक जंगल का दृश्य है जहां पर हिरन है और हंस है, झरना है, बहुत से फूल लगे हैं, और उसी के बीच में सीता जी बैठी हैं। और सीता जी बहुत सैड हैं, बहुत उदास हैं, क्योंकि ये जो कहानी है ये वाल्मीकि जी के आश्रम की है, जहां पर सीता जी का दूसरा वनवास हुआ था। तो वो बहुत उदास हैं। तो ये कहानी सुनते सुनते वो तीनों बच्चे रोने लगे। तो जो बहुत एक्साइटेड थे कहानी सुनने के लिए, वो तीनों रोने लगे। तो ये कहानी उन्होंने बाद में इसको पोइट्री की फॉर्म में लिखा। तो मैं उन्हीं की ये कविता शेयर करना चाहूंगी। तो उनकी राइटिंग ज्यादा इंग्लिश या फ्रेंच में है, तो मुझे इसकी हिंदी ट्रांसलेशन तो मिली थी, लेकिन मैंने सोचा उनके भाव शायद हम उन्हीं की भाषा में समझे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये तीनों बच्चे, उनके ब्रदर सिस्टर और वो खुद हैं। तो 3 happy children in a dark room. 3 happy children in a darkened room. What do they gaze on with wide open eyes? A dense, dense forest where no sunbeam pries, and in its center a clear spot. There bloom flowers on creepers that embrace tall trees. There in a quiet lucid lake, the white swans glide there, the peacock springs, there herds of wild deer race. Their patches gleam with yellow waving grain. There smoke from strange altar rises light. There dwells in peace the poet anchorite. But who is this fair lady? Not in vain she weeps. At every tear she sheds, tears from 3 pairs of young eyes fall, and bowed in sorrow are the 3 young heads. It's an old, old story, and the lay which has evoked sad Sita from the past is by a mother sung. It's hushed at last and melts the picture from their sight away, yet shall they dream of it until the day. When shall those children by their mother's side gather at Eventide? Thank you. तो कुलविंदर जी जो प्रोग्राम की होस्ट है उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है। ओवर टू यू कुलविंदर जी। आज टेक्निकल इश्यूज की वजह से प्रोग्राम हमारा डिले भी हुआ, तो सबके लिए हम माफी चाहते हैं। तो नमस्कार, मेरी बहुत प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड गुड इवनिंग। आज जैसे कि शालू मैम ने ऑलरेडी आप सबसे शेयर करा है
कि टेक्निकल इश्यूज थे, थोड़ा प्रोग्राम लेट स्टार्ट हुआ है एंड आई वाज वेटिंग टू जॉइन। तो आज विमेन टीवी इंडिया नारी कलम प्रोग्राम में मैं आपकी होस्ट कुलविंदर अपनी को होस्ट शालू मैम के साथ आप सभी का स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। हमारे जितने भी दर्शक जुड़े हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन या ट्विटर पर, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आज की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे मन से मन की और आप सबके मन के साथ। सो फ्रॉम मन टू मन और फ्रॉम मन फॉर मन एंड टू मन। और आज हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं टू गिव अ ट्रिब्यूट टू तोरू दत्त। तोरू दत्त जी 8 मार्च 1856 में उनका जन्म हुआ एंड शी इज द फर्स्ट इंडियन पोएट हु स्टार्टेड राइटिंग इन इंग्लिश एंड फ्रेंच। यही नहीं, उन्होंने संस्कृत में भी लिखा और शी इज अमंग द टॉप 5 फीमेल इंडियन पोएट्स। अगर हम बात करते हैं मीरा, अमृता प्रीतम जी, महादेवी वर्मा जी, सरोजिनी नायडू जी, तो उन 5 में उन्हीं सभी में उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और जैसे कि शालू मैम ने बताया कि उनकी उम्र केवल 21 वर्ष की थी। मैं रिक्वेस्ट करूंगी साक्षी जी का माइक म्यूट नहीं है एंड काइंडली प्लीज म्यूट द माइक। उनकी 21 वर्ष की ही उम्र रही सिर्फ, और इतने छोटे कार्यकाल में उन्होंने बहुत सी पोएम्स और रचनाएं लिखी, बहुत से नॉवेल्स को फ्रेंच में ट्रांसलेट किया और अपना बहुत ग्लोबली शी हैज मेड द होल थिंग कि उनका पूरा नाम अपनी छाप छोड़ गया और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इसी के साथ मेरी को होस्ट मैडम ने अभी अभी सीता पर बहुत अच्छी पोएम बोली और ये तीनों भाई बहन सुन रहे थे और ये बहुत ही सैड पोएम है। नाउ आई विल इनवाइट कि अपने मन की बात करें और सुनाए मनु शर्मा मैम अपनी पोएम के बारे में, और हम इन्हीं तोरू दत्त जी के बारे में बीच बीच में उनकी छोटी छोटी चीजें और कहानियां लेके चलेंगे। धन्यवाद। जब कुलिंदर मैम ने मुझे इनविटेशन भेजा, मैंने सोचा अब तो कोई मन पे लिखना ही पड़ेगा। फिर मैंने मन से मन के लिए कुछ लिखा। इसमें मैं मन के साथ बातचीत कर रही हूँ, एक संवाद के टाइप में मैंने ये लिखा है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि जो हवा का स्पर्श किसी को महसूस नहीं होता, वो पीपल के पत्ते को पीपर पात सरिस मन डोला, उन्होंने कहा है। तो मैं अपनी कविता सुनाती हूँ। टहलते टहलते यूं ही दिखाई दिया एक भव्य महल कहीं सुदूर। उत्सुकतावश आगे बढ़ी, अब थी महल के सामने खड़ी। भीड़ देख अपार, आया एक विचार। आया होगा कोई नेता, अभिनेत्री या अभिनेता। नजर घुमाकर इधर उधर, इधर भीड़ में राह बनाकर पहुंच गई अब मैं अंदर। देखा एक आलीशान सिंहासन, कोई उस पर आरूढ़ था। जन सैलाब अंदर भी भरपूर था। मुझे देख बोला, आगंतुक अपना परिचय दो। मैंने कहा मैं एक कवियत्री हूं। मैंने कहा मैं एक कवियत्री हूं, अपने भावों को पिरोकर कविता बनाती हूं। बोला, 4 कविता लिखकर स्वयं को कालिदास समझती है? मैं नहीं नहीं, कदापि नहीं। पर अजनबी मेरे कविता की संख्या सिर्फ 4 भी नहीं। बोला, वाद विवाद भी करती है? क्षमा प्रार्थी हूं, आप मेरे माता पिता के दिए नाम से बुलाइए या अपने संबोधन से बुलाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब महामहिम अपना परिचय दीजिए। वह दंभ सहित बोला, मैं मन हूं, मन मन मन। अल्पमती मुझे नहीं जानती, मुझे नहीं पहचानती। मैं ही जग को भरमाता हूं। मेनका से विश्वामित्र को रिझाया, सतयुग में सती को भरमाया। त्रेता में स्वर्ण हिरण से सीता को बहकाया। द्वापर की तो बात ही ना कर, दुर्योधन संग
अनेकों को भरमाया। अब कलयुग में मेरा विस्तार देख, चाहूं और मेरा प्रसार देख। ये जो देख रही है जनमानस, ये भी है सब मेरे ही वश। मन अपना बारे में बता रहा है। मैंने कहा महाराज, ये समस्त नहीं है, इनके अतिरिक्त भी कई हैं। प्रभु उपाय तो बतलाइए, मन विवश से मुक्ति का मार्ग तो दिखलाइए। मैं मन से कहती हूँ, बोला मेरे संग विवेक को मिलाइए। विवेकी मन झील सम है, थोड़ा स्थिर। उच्छृंखल मन सुनामी जल सम है। अपने मन पर काबू कीजिए, जैसा कि रामायण में तुलसीदास जी ने बोला, पीपर पात सरिस मन डोला। धन्यवाद। बहुत खूब मैम, बहुत खूब। आपने अपने मन की बात पूरी करी और अपने मन से जो बातचीत है वो भी शेयर करी। और ऐसे ही तोरू दत्त जी भी अपने मन से बहुत अच्छी पोएट्री लिखती थी। शी बिलोंग टू कैलकाटा। वो कैलकाटा होने के बावजूद उनके माता पिता ब्रिटिश टाइम के थे और उस टाइम पे कॉलोनियल गवर्नमेंट थी और उन सबको ईसाई धर्म को अपनाना पड़ा। और बहुत ही उनकी जीवन शैली बहुत दुख से भरी हुई है। तो उनके दुखों में उनके बड़े भाई अब्जू बहुत जल्दी ही गुजर गए 14 साल की वर्ष में। और इतनी कम आयु में गुजरने के बाद उनके पिताजी ने डिसाइड किया, जैसे हम लोगों को लगता है कि शायद अब ये जगह हमारे लिए ठीक नहीं है, तो उन्होंने चेंज इन लोकेशन किया और सिर्फ 6 साल की उम्र में और वो निकल पड़े अपने यूरोप की यात्रा पे। सबसे पहली महिला रही जिन्होंने सी के थ्रू यूरोप में जाने के लिए ट्रैवल करा पूरी फैमिली ने। तो इसी किस्से को हम आगे लेके चलेंगे। अभी मैं देख रही हूँ कि अनीता रेलन मैडम जी ट्रैवल कर रही हैं मेट्रो में। शी इज कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस, तो लेट्स गिव हर द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक, कहीं वो डिस्कनेक्ट ना हो जाए। तो प्लीज मैम आइए, अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। मैडम आप हमें सुन पा रहे हैं? अनीता रेलन मैम, आई थिंक नेटवर्क नहीं जा पा रहा है। स्क्रीन अभी शायद हैंग हुआ पड़ा है। ओके, सो अब मैं इनवाइट करती हूँ, मेरी मदर आज जुड़ी हुई है। आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि मैं आज उन्हें खुद इनवाइट कर पा रही हूँ कि वो आए। वो मैं बचपन से देखती हूँ कि वो बहुत कविताएं लिखती रही हैं। उनकी बहुत सी कविताएं जल भी गई और उन्होंने फिर लाइफ में फिर से उन्हीं को स्टार्ट करा और नया नया लिखा। सो प्लीज, उनका शुभ नाम है स्वरनजीत जी। प्लीज मम्मी कम एंड से समथिंग। थैंक यू। मेरी 2 बेटी हैं और दोनों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मैं इनकी माँ नहीं, ये मेरी माएँ हैं, यही मुझे संभालती हैं, यही करती है, मैं तो कुछ भी ना कर सकी। एक छोटी सी कविता मैं भी मन की समझ लो। दुख और सुख दोनों की आपस में मैंने टकराव बताया कि दुख मोती तो सुख है, सुख मोती तो दुख है हीरा। दुख ना हो तो सुख क्या जाने, मौसम में तब्दीली न होए वसंत को कैसे पहचाने। रात अगर स्याही न बिखेरे दिन का आनंद कैसे माने। रात अगर स्याही न बिखेरे दिन का आनंद कैसे माने। दूसरे के घर की आग न बुझाएं तो प्यार को कैसे पहचाने। तू हिंदू मैं सिख ये मुसलमान, एक ही घर से है हम आए। जिस घर में हम पैदा हो गए उसी के फिर हम अंश कहाए। एक सी माटी में हम खेले, पेड़ एक सी देता छाए। एक ही हमारा है परमेश्वर, ईश्वर अल्लाह नूर खुदाए। आपस में क्यों करते हो झगड़ा, शील बनो तो हम माने। मौसम में तब्दीली ना आए वसंत को कैसे पहचाने। रात अगर स्याही ना बिखेरे दिन का आनंद कैसे माने। दूसरे के घर की आग ना बुझाएं तो प्यार को कैसे पहचाने। सीप के अंदर मोती होता रहती सीप सदा ही शांत। समुद्र में बहुत सी सीपें होती हैं, पर जिस सीप के अंदर मोती होता है उसको जौहर ही पहचान सकता है, ना मैं पहचान सकती हूँ ना आप पहचान सकते हैं। सीप के अंदर मोती होता रहती सीप सदा ही शांत। झूठ मीठा पर सच है कड़वा, असर तो कड़वे ने है करना। मिठाई खाने से जो दुख कम हो, हाय दवाई का क्या करना। सच की जो पहचान करे ना, दृढ़ जीना उसका है जीना। सच की जो पहचान करे ना, दृढ़ जीना उसका है जीना। अरे सच की जड़ तो लगे है पैताल में,
सच की जड़ तो लगे है पताल में, खींच सको तो हम माने, मौसम में तब्दीली न होए, वसंत को कैसे पहचाने, रात अगर स्याही न बिखेरे, दिन का आनंद कैसे माने, दूसरे के घर की आग न बुझाएं, प्यार को कैसे पहचाने। हम लोग दुख सुख को ज्यादा इसलिए मानते हैं कि हमने कोई सख्त काम नहीं किया, कोई दुनिया के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया जो हमें याद किया जाए। ना ही हमने दी थी शहीदी, ना ही हमने गोली खाई, ना ही हमने दी थी शहीदी, ना ही हमने गोली खाई, ना ही हमने दुख उठाए, हम क्या जाने पीर पर आई। सुना था भगत सिंह शहीद हुए थे, फांसी हमने नहीं लटकाई। सुना था भगत सिंह शहीद हुए थे, फांसी हमने नहीं लटकाई। आपस में हम इसलिए लड़ते, फोकट में थी आजादी पाई। अरे पैन शहादत का तू जामा, अरे पैन शहादत का तू जामा, शहीद बनो तो हम माने, मौसम में तब्दीली ना आए, वसंत को कैसे पहचाने, रात अगर स्याही न बिखेरे, दिन का आनंद कैसे माने, दूसरे के घर की आग न बुझाएं, तो प्यार को कैसे पहचाने। नमस्कार जी। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लिखते हैं आप स्वरणजीत मैम, मजा आ गया बहुत सुन के। बढ़िया, बहुत ज्यादा गहराई में, बहुत ही खूबसूरत भाव। मैं रमानाथ अवस्थी जी से प्रेरित हुई थी, जा रही थी एक बार, तो वो कविता कहीं गा रहे थे कि भीड़ में मैं रहता हूँ वीरानों के सहारे, ऐसे जैसे मंदिर किसी गांव के किनारे, प्यासा हर दिल है और प्यासी हर शाम है, कौन है जो आके मेरी रूह को श्रृंगारे। ये 4 लाइनों ने मुझे प्रेरित किया लिखने के लिए। वाह, बहुत खूबसूरत। थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मम्मी। इसी श्रृंखला को हम आगे ले जाते हुए, सबकी इतनी प्यारी प्यारी मन की भावनाओं को जानते हुए, हम तोरू दत्त जी को भी जानते हैं कि जब वो यूरोप पहुंची तो सबसे पहली जो कंट्री थी वो फ्रांस थी, और वहां उन्होंने अपनी बोर्ड की शिक्षा और पढ़ाई शुरू करी, और इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी पढ़ी। यही नहीं, वह एक ऐसी महिला थी जो कि कैम्ब्रिज में, इंग्लैंड भी गई और जर्मनी भी गई, और कैम्ब्रिज में पहली महिला के उच्च व्याख्यान के भाग लिया, जिसे हम कहते हैं कि हायर लेक्चर्स फॉर विमेन। उस टाइम पे विमेन को कैम्ब्रिज में हायर एजुकेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं समझा जाता था, बट वह और उनकी बहन आरू, उन दोनों ने मिलकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बहुत से पार्टिसिपेशन किए और बहुत बहुत उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया, और उन्हें यह मौका मिला कि वो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर पाई और इंग्लिश और फ्रेंच में रही। दो वे इंडिया छोड़ गई, बाहर रही, बट भारतीयता से जुड़ी रही, क्योंकि उनकी जितनी भी पोयम्स हैं, सीता, लक्ष्मण, लोटस, द कैजुरीना ट्री, इन सब में उनकी वो भावनाएं झलकती हैं जिनमें उन्होंने भारत की संस्कृति और भारत को दिल से पूरा जोड़ के रखा। और इसी को ध्यान रखते हुए मैं मृदुला मैम को बुलाती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो उनकी पोयम द लोटस जो वो लेके आई हैं, बहुत ही प्यारी पोयम है, उसे शेयर करें। प्लीज वेलकम मृदुला मैम। थैंक यू कुलविंदर जी, बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक रखा है। तो तोरू दत्त से भी हम थोड़ा रूबरू हुए, उनके बारे में हमें पढ़ने का मौका मिला, और जैसे आपने बताया कि इतनी यंग एज में उनकी डेथ हो गई थी, और हिंदुइज्म को उन्होंने कभी छोड़ा नहीं, बिकॉज उनको चाहे उन्होंने लिखा इंग्लिश में था, फ्रेंच में लिखा, पर वो हिंदू थी बेसिकली अपनी आत्मा से। तो मैं जो आपको पोएम सुनाने वाली हूँ लोटस, ये भी कुछ इसी तरह की भावों को रिफ्लेक्ट करती है। मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहूंगी कि रोज फ्लावर और लिली फ्लावर, इनके बीच में बहस का इसमें पोयम के बारे में है। पोयम में जो है रोज फ्लावर और लिली फ्लावर दोनों ही, ये जो ग्रीक गॉडेस हैं उसका ये काफी जिक्र करती हैं। ग्रीक गॉडेस के पास जो इसकी गॉडेस ऑफ फ्लोरा होती, फ्लोरा जो होती है, फ्लोरा एंड फौना, उसको फ्लोरा कहते हैं गॉडेस को। तो उस गॉडेस के पास जाके पूछती है कि रोज अच्छा है या लिली अच्छी है। अब रोज जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है थोड़े से रेडिश स्किन वालों को, एशियन स्किन वालों को, और जो लिली रिप्रेजेंट कर रही है वो व्हाइटिश स्किन वाले यानी कि गोरों को। तो वो गोरा मतलब रोज अगर सिलेक्ट करती है वो गॉडेस, तो वो फिर रेडिश स्किन वालों की तरफ हो जाती है, और अगर वो पसंद करती है एशियन मतलब ये व्हाइट स्किन वालों को, तो वो लिली, व्हाइट लिली होती है। मगर उसका जो जवाब होता है ना, फिर जवाब होता है उसका लोटस।
जिसमें कि गुण है रोज के भी, इट इज एज रेड एज रोज, एंड लिली के भी उसमें गुण है क्योंकि इट इज एज वाइट एज लिली। तो ये मैं आपको अब पोएम सुनाती हूँ। गॉडेस है, एफ्रोडाइट होती है गॉडेस ऑफ लव, और वो फ्लोरा जो होती है इट इज अ गॉडेस ऑफ प्लांट किंगडम। तो एफ्रोडाइट यानी गॉडेस ऑफ लव वो जाती है पहले फौना के पास, क्या कहती है उसको जाके, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर, लव मतलब गॉडेस ऑफ लव, came to Flora asking for a flower that would of flowers be undisputed queen. The lily and the rose long, long had been rivals for that high honor. The lily and the rose have long been rivals for that high honor. मतलब who is the undisputed queen? Bards of power had sung their claims. The rose can never tower like the pale lily with her Juno mane. Juno is another goddess. Rose cannot be the supreme. But is the lily lovelier? If rose is not supreme, then who is lovelier? Lily? Flower, fractions, rank, and strife, Psyche's bower. Psyche is another goddess of Greek goddess. तो फ्लावर फ्रैक्शंस, अब फ्लावर्स में फ्रैक्शन स्टार्ट हो गई, झगड़ा शुरू हो गया। गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज रोज, डिमांड क्या आती है, गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज रोज एंड स्टेटली, स्टेटली मतलब प्रिंसली, एज द लिली इन हर प्राइड, ओ माय गॉड सॉरी, stately as lily in her pride. What of color? Rose red, love first chose. अब जो love है उसने क्या चूज किया, rose red. Then prayed no, lily white. मतलब there is a confusion. And Flora gave the lotus. And then the goddess gave lotus. Rose eyed. और लोटस कौन सा, क्योंकि रक्त कमल भी होता है ना, लाल वाला कमल रक्त कमल, तो उसने रक्त कमल भी दे दिया, और व्हाइट लोटस तो होता ही है। और लोटस की ब्यूटी क्या है, वो हिंदुइज्म को, इसलिए एक तो हमारा नेशनल फ्लावर है हिंदुइज्म, हिंदू का, और दूसरा लोटस की ब्यूटी ये है कि वो ना तो वो मिट्टी में उगता है, पानी के ऊपर रहता है, वो पानी के ऊपर रहता है और सारे कीचड़ को सबको वो नीचे छोड़ देता है, तो इसलिए यही उसकी ब्यूटी है। तो रोज में तो आप कहें तो चलो कांटे भी हो सकते हैं, और अगर आप लिली की बात करो तो लिली तो बहुत जल्दी फेड हो जाती है। तो उन्होंने जो गॉडेस थी, ना तो उसने लिली को चूज किया, ना ही उसने रोज को चूज किया। ये तोरू दत्त की हिंदुइज्म की वो थी, अंदर से सोल थी, तो उसने लोटस फ्लावर को लिया, तो जो गॉडेस के थ्रू कहलवाया वो लोटस फ्लावर को कहलाया, क्योंकि उसकी अपनी ब्यूटी है लोटस फ्लावर की। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पोएम। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू मैम, आपने बहुत खूब उनकी लोटस पोयम, जो फूलों की आपस में झगड़ा भी है, रोज और लिली की तकरार भी है, कितने पोएट्स रोज के भी बखान करते हैं और कितने पोएट्स लिली को भी बखान करते हैं, बट गॉड ऑफ लव ने उनसे मांगा था कि मुझे ऐसा फूल चाहिए जो लिली की तरह शान से खड़ा रह सके और रोज की तरह ब्यूटीफुल हो। तो बहुत सुंदरता से तोरू दत्त जी ने इसे जाहिर करा कि उन्होंने लोटस फ्लावर ऑफर करा बाय गॉड। So very nice, Mridula ma'am. Thank you very much for joining, sharing with us the lovely poem. और ये जितनी भी poems हैं, The Lotus, सीता, लक्ष्मण, ये इंग्लिश लिटरेचर में जो स्टूडेंट्स हैं वो इसे पढ़ रहे हैं, इनके बारे में जान रहे हैं। 12th की ऑल्टरनेटिव इंग्लिश में जो शालू मैम ने सीता पढ़ी, वह पोएम इंक्लूडेड है, और द लोटस जो पार्ट 1 ग्रेजुएशन में इंग्लिश की लिटरेचर्स में इंक्लूडेड है। तो मुझे भी विमेन टीवी इंडिया को थैंक यू बोलना है, बिकॉज इस माध्यम से तोरू दत्त जी के बारे में पढ़ा, जाना, और बहुत मन किया कि मन से तोरू दत्त जी को आप सबके साथ शेयर किया जाए। तो उसी मन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और तोरू दत्त जी से बातें करते हुए हम आगे चलते हैं। और मैं शालू मैम, आप बताइए किसको बुलाते हैं अब हम? हमारे साथ अस्तिंदर मैम जुड़ी हैं, तो हम अस्तिंदर मैम से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी कविता हमसे साझा करें। प्लीज मैम, प्लीज वेलकम। मैम अपनी थैंक यू सो मच पोएम लेकर आएंगे, एंड मस्ट बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल पोएम एज द मैम इज। प्लीज मैम। थैंक यू कुलविंदर जी, एंड थैंक यू शालू जी, आपने इनवाइट किया और इतने खूबसूरत मंच का हम हिस्सा बने हुए,
और एक इतनी अच्छी पोएटिस के बारे में हम बातें सुन रहे हैं। मैं नहीं जानती थी इनको पहले, आपने आज बताया है। पोइट्री लिखते रहते हैं लेकिन कुछ चीज़ें हम कई बार नहीं, हिस्ट्री में नहीं जाते, पढ़ते नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ लिख दिया, इतना बड़ी बड़ी बातें। तो मैं भी आज मेरी कुछ फ्रेंड्स ने सुनी होगी शायद मेरी ये पोएम, तो मैं आप सबको सुनाती हूँ कि ये भी थोड़ी सी भावुक ही है पोएम। तो ऐसे ही चल रहा माहौल तो ऐसे ही बन भी जाता है कि हम जिंदा होते हुए सब किसी को मिलते नहीं हैं। जब कोई चला जाता है तो उसके बाद हम उसकी तारीफें करते हैं, उनको याद करते हैं। और बस आज भी तोरूदत्त जी को याद कर रहे हैं उनके होते हुए, पता नहीं किसी ने सुना कि नहीं उनको ढंग से, आई डोंट नो। तो उस ऐसे ही पोएम है मेरी, एक पेश करती हूँ आप सबके सामने तोरूदत्त जी को डेडिकेट करते हुए। दोस्तों जाने के बाद बोलोगे अच्छी थी मैं, दोस्तों जाने के बाद बोलोगे अच्छी थी मैं, ना सुनूंगी ना हंसूंगी, ना सुनूंगी ना हंसूंगी। फिर कहोगे अपनी खुशियाँ बांटती रहती थी वो, ना सुनूंगी ना हंसूंगी, ना सुनूंगी ना हंसूंगी। मेरे बच्चों मैंने सारी जिंदगी दी है तुम्हें, मेरे बच्चों मैंने सारी जिंदगी दी है तुम्हें, समझोगे ना होंगी जब, समझोगे ना होंगी जब। आओ हम भी एक दूजे को ही अब अच्छा कहें, सुन भी लेंगे हंस भी लेंगे, सुन भी लेंगे हंस भी लेंगे। जाना तय है, जाना तय है हर किसी का, समय तो बस नजदीक है। फिर ना सुनूंगी ना हंसूंगी, ना सुनूंगी ना हंसूंगी। दोस्तों जाने के बाद बोलोगे अच्छी थी वो, ना सुनूंगी ना हंसूंगी, ना सुनूंगी ना हंसूंगी। आओ मिल लो गले लगा लो, जिंदा होते हुए मिल लीजिए सबसे। आओ मिल लो गले लगा लो, ना दिखी तो कहोगे क्या फिर, ना सुनूंगी ना हंसूंगी, ना सुनूंगी ना हंसूंगी। पता नहीं सबको पता है फिर भी सब मसरूफ हैं, पता नहीं सबको पता है फिर भी सब हम मसरूफ हैं। फिर ना सुनूंगी ना हंसूंगी, ना सुनूंगी ना हंसूंगी। अभी कहो, अभी कहो तो सुन भी लूंगी, गुदगुदाओ हंस भी लूंगी। अभी कहोगे सुन भी लूंगी, गुदगुदाओ हंस भी लूंगी। फिर कहोगे ना सुनूंगी, ना सुनूंगी ना हंसूंगी, ना सुनूंगी ना हंसूंगी। दोस्तों जाने के बाद बोलोगे अच्छी थी वो, ना सुनूंगी ना हंसूंगी, ना सुनूंगी ना हंसूंगी, ना सुनूंगी। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता। मन की बात आपने कह दी, हर मन की बात, बहुत प्यार से, बहुत सुरीले अंदाज में और बहुत गा के। थैंक यू मैम, थैंक यू सुंदर मैम, थैंक यू लॉर्ड, बहुत ही खूब। ये नहीं समझ आता आपकी कविता की तारीफ करें या आपके अंदाज की ज्यादा तारीफ करें, दोनों ही बहुत खूबसूरत। थैंक यू शालिनी, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सुंदर मैम। अब मैं शेयर करना चाहूंगी कि उनकी जो मोस्ट फेमस उनकी राइटिंग्स रही है या पोएम्स की कलेक्शन रही है, जिसमें उन्होंने द शीप ग्रीनलैंड इन फ्रेंच फील्ड्स,
एंड सबसे शेयर करने वाली बात यह है कि 1877 में 21 वर्ष की आयु में जब उनकी डेथ हुई तो उनके फादर ने उनकी सारी राइटिंग्स और सब चीज को पब्लिश करना शुरू किया। तो 1882 में एंशियंट बैलेट्स नाम की बहुत सी पोएम्स की कलेक्शन है एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, जिसमें सारे हिंदुस्तानी जिसे माइथोलॉजिकल सीता लक्ष्मण सब पोएम्स को कलेक्ट किया गया है और सराहा गया है। अब मैं तेजिंदर मैम को इनवाइट करूंगी कि अभी हमने मन की बात सुनी, तो अब हम एक तोरू दत्त जी की ही बहुत ही प्यारी सी पोयम मैम लेकर आई हैं, जो तोरू दत्त की शायद फर्स्ट पोयम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विच शी रोट, दैट इज आवर कैजुरीना ट्री। तो प्लीज तेजिंदर मैम आइए एंड रिसाइट द पोयम एंड टेल द ब्रीफ अबाउट इट। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड एक बहुत सुंदर विषय आपने लिया है। मैंने भी इनके बारे नहीं सुना था, विच इज वेरी शेमफुल, बिकॉज ये इतनी लव्ड, लाइक्ड, रिस्पेक्टेड है अब्रॉड, जो मेरे को भी नहीं मालूम था कि अब्रॉड भी वो इतनी लव्ड एंड रिस्पेक्टेड है। तो जॉन मिल्टन ने उन्होंने उनके बारे बोला है दैट शी इन हर राइटिंग्स आर सिंपल, sensuous but impassionate as well। और बहुत बहुत अच्छे राइटर्स ने इनके बारे बहुत अच्छी अच्छी बातें की हुई है। सो थैंक यू सो मच शालू मैम, कुलविंदर मैम, फॉर ब्रिंगिंग अप दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच। सो आवर कैजुरीना ट्री, जैसे मैम ने कहा है, इट इज फ्रॉम द एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। और ये इट इज नॉट द कैजुरीना ट्री, इट इज आवर कैजुरीना ट्री। वो भी इसका ये मतलब कि ये हमारी है, ये एक बहुत स्पेशल ट्री है। तो बेसिकली दिस ट्री, द कैजुरीना ट्री, कोई बहुत शानदार ट्री नहीं है, इट्स अ वेरी नॉर्मल ट्री। बट जहाँ ये जमी पली है ना, तो वो एक गार्डन में पली थी। उसके पापा का बहुत वेल नोन थे और उनका गार्डन था, तो वहीं पे रहते थे। तो वो एक कैजुरीना ट्री जिसके नीचे इसके बहन और भाई खेलते थे। तो इस पोएम में बेसिकली द ट्री symbolizes her motherland। Motherland क्या है? इंडिया, हिंदुस्तान, भारत। So the tree symbolizes the motherland। And उसमें ये भी कहते हैं it was indented with scars, यानी that they have been inflicted with past troubles। हमारा motherland has been inflicted। आपको भी मालूम है, कभी मुगल्स आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। सो कोई ना कोई ट्रबल्स आते रहते हैं। इस स्कार्स थे इस ट्री के ऊपर, जैसे हमारे मदरलैंड के ऊपर भी थी। और द ट्री रीचेस फॉर द स्टार्स, दिस represents the aspirations of the millions of people। And the python-like creeper stands for the cultural invasion our country has faced, and also foreigners जो हैं have always viewed India as a land of snake charmers and or magicians. And so no other country could have absorbed the foreign elements and yet maintain its own identity. It wears the python like a scarf that enhances its dignity। Scarf का ये भी मतलब है, इंडियन औरतें हम लोग दुपट्टा लेते हैं, ओढ़नी लेते हैं, साड़ी लेते हैं। That is also a symbol of our modesty and of the Indianness in our culture। So I will start our casuarina tree। Like a huge python winding round and round the rugged trunk, indented deep with scars, up to its very summit near the stars, a creeper climbs, in whose embraces bound no other tree could live. But gallantly the giant wears the scarf, and flowers are hung in the crimson clusters, all the boughs among, whereon all day are gathered bird and bee. And oft at night the garden overflows with one sweet song that seems to have no close, sung darkling from our tree while men repose। When first my casement is wide open thrown, in other words, जब मैं सुबह सुबह खिड़की खोलती हूँ,
When first my casement is wide open thrown at dawn, my eyes delighted on its rest. Sometimes, and most in winter, on its crest, a grey baboon sits statue-like alone, watching the sunrise, while on the lower boughs his puny offspring leap about and play. And far and near, cocklers hail the days, and to their pastures wend our sleepy cows, and in the shadow on the broad tank cast by the hoar tree, so beautiful and vast, the water lilies spring like snow enmassed. So the first two ones are about nature and how beautifully she puts it. फिर उसके बारे अपने बहन भाई के बारे बताती है. How she misses them because they died and she was the only sibling that was left. But not because of its magnificence. Dear is the casuarina to my soul. Beneath it, we played through though years may roll. Oh, sweet companions, loved with love intense. For your sake shall the tree be ever dear. Blent with your images, it shall arise in memory till the hot tears blind mine eyes. What is that dirge-like murmur that I hear, like the sea breaking on a shingle beach? It is the tree's lament, O airy speech, that happily to the unknown land may reach. जब वो बाहर भी थी, इटली में थी, फ्रांस में थी, यूके भी थी, तभी भी उसको अपना होमलैंड बहुत बहुत याद आता था. And I will just finish with this stanza. I will not go on anymore. Unknown yet unknown to the eye of faith. Ah, I have heard that wail far, far away in distant lands by many a sheltered bay. When slumbered in his cave the water rave, and the waves gently kissed the classic shore of France or Italy beneath the moon, when earth lay tranced in a dreamless swoon. And every time the music rose, before mine inner vision rose a form sublime. Thy form, O tree, as in my happy prime, I saw thee in my own loved native clime. धन्यवाद. थैंक यू तेजिंदर मैम, थैंक्स अ लॉट. आपने उनकी सबसे प्यारी पोयम और जो कि सिलेबस में भी है और उन्होंने अपने भाई बहनों को याद करते हुए उसे डिस्कस किया है. जैसे मैम ने बताया, उनके बड़े भाई और बड़ी बहन दोनों ही उनसे पहले गुजरे और वो 21 साल की उम्र में खुद भी चल बसी. तो माना तोरूदत्त जी को याद करना दुखद भी है लेकिन जरूरी भी है. और हम मन की बात भी आज कर रहे हैं, तो मन का विषय लेते हुए मैं बुलाऊंगी डॉक्टर वसुधा वत्स मैम को, जो कि अभी अभी शायद ड्यूटी से बहुत थकी हुई आई हैं. बहुत से पेशेंट्स को हील किया है, ठंड है, कफ एंड कोल्ड बहुत है, और क्षमा चाहूंगी जिनको वेट करना पड़ रहा है. तो अभी मैं डॉक्टर वसुधा वत्स जी को बोलती हूँ कि प्लीज अपने मन की बहुत प्यारी सी की कविता पढ़े. नमस्कार मैम, मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ आपको और शालू मैम को, जिन्होंने इतने प्यारे कार्यक्रम का आयोजन किया और आज बहुत सारी जानकारी तोरूदत्त जी के बारे में हमें मिली, जो मुझे इतनी जानकारी उनके बारे में नहीं थी. आज जो कल आप लोगों ने टॉपिक दिया, मेरे मन की बात, उस पर मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है. मेरा प्रयास है ये, और मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा. ये बेसिकली महिलाओं के मन की बात है. मन की बात मन से कही, मन तक पहुंची. मन की बात मन से कही, मन तक पहुंची. पर क्यों वो सीधी नहीं पहुंची? पर क्यों वो सीधी नहीं पहुंची? क्यों मैंने उसे समाज की छलनी में छानकर, तहजीब की चाशनी चढ़ाकर, जबरदस्ती प्रेम का वर्क सजाकर पेश किया? क्यों तुमने सिर्फ एक जिम्मेदारी समझकर, व्यवहारिकता का बाना ओढ़कर उसे सुना? क्यों तुमने हमारी मेरी हाँ को कभी हमारी हाँ,
मेरी ना को कभी हमारी ना नहीं समझा। संगनी बनाकर, बेटी बनाकर, बहन बनाकर ईश्वर ने मुझे इस दुनिया में भेजा। संगनी बनाकर, बेटी बनाकर, बहन बनाकर ईश्वर ने मुझे इस दुनिया में भेजा। तो फिर क्यों समाज ने मुझे इस आधी आबादी का प्रतिनिधि नहीं समझा? तो फिर क्यों समाज ने मुझे इस आधी आबादी का प्रतिनिधि नहीं समझा? क्यों हमेशा मैंने मन में जो सोचा उसे पूरा करने के लिए कहा और फिर सुनो, अच्छा रहने दो कहकर छोड़ दिया? क्यों हमेशा मैंने मन में जो सोचा उसे पूरा करने के लिए कहा और सुनो, फिर अच्छा रहने दो कहकर छोड़ दिया? क्यों अपनी राय को मैंने समाज की सोच बनने से रोक दिया? क्यों मैंने अपने मन का खाना, पोशाक और जगह को सबसे स्वीकृत करा के ही अपना कहा? पर अब तुम्हें और सबको मेरे मन की सीधी बात सुननी होगी, जानना होगा कि मैं क्या चाहती हूँ। पर अब सबको और तुम्हें मेरे दिल की बात सुननी होगी और जानना होगा कि मैं क्या चाहती हूँ। क्योंकि अगर ईश्वर सिर्फ मेरी हाँ सुनना चाहता था तो वो सिर्फ मेरी गर्दन बनाता, पर उसने मुझे दिमाग भी दिया और जुबान भी और तुम्हें कान भी दिए, क्योंकि ईश्वर चाहता था कि मैं अपने मन की बात कहूं और तुम मेरे मन की बात सुनो। क्योंकि ईश्वर चाहता था कि मैं अपने मन की बात कहूं और तुम मेरे मन की बात सुनो। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर आपने शब्दों को पिरोया और बहुत बारीकी से मन की हर बात, क्या कहना ना कहना, कहना चाहना और रुक जाना, सब बहुत ही खूब मैडम, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। थैंक यू मैम। अब मैं शालू मैम आप आज्ञा दे तो वीना मैडम जी भी काफी देर से जुड़ी हैं, हमारी माया मेहता मैम भी जुड़ी हुई हैं शुरू से, उर्मिल बजाज मैम को भी नमस्कार और मधु मदान मैम जी। तो वीना अग्निहोत्री मैम जी ने सबसे पहला नाम दिया था, आज मेरा मन कुछ गाने लगा। तो मैम अगर आप अलाउ करें तो मैं उन्हें इनवाइट करूंगी। जी जरूर, ओवर टू यू वीना मैम। ओके। सबसे पहले तो मैंने टोरू दत्ता जी को जाना आज, काफी कम जानती थी, और प्रकृति प्रेमी हूँ और किसी प्रकृति प्रेमी कवित्री के बारे में जान के और भी अच्छा लगता है। और कॉलेज के दिनों में शेक्सपियर की लूसी मुझे याद आ गई, नेचर गर्ल जो है, उनकी कविताओं को देख के और वो फूलों का प्रेम देख के। क्योंकि आज मेरा जो विषय था मन की बात, मन की बात, तो दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। और जहां तक जीवन में दुख तो आते हैं, लेकिन हमारे शहर के एक कवि हैं नजीर बनारसी साहब, उनकी 4 लाइन में हमेशा अपने अपने जीवन में मैंने उसकी गांठ बांध ली है और उसी को कहती हूँ। तो देखिए, दुख और सुख में ये अंतर होता है, दुख में और सुख में ये अंतर होता है। सुख का हर पल मन मंतर होता है, मन को भाने वाला। सुख का हर पल मन मंतर होता है और दुख कह देने से थोड़ा सा कम होता है और सह लेने से छूमंतर होता है। तो दुख की परिभाषा सह लेने से छूमंतर वाली है मेरी। और मेरी बात हुई थी कि मैं कुछ गा के एक खुशी के भाव वाला गीत सुनाने जा रही हूँ। वो अभी मैं 4 लाइन का सुनाती हूँ, थोड़ा सा गीत है, छोटा सा। मन आज मेरा कुछ गाने लगा, मन आज मेरा कुछ गाने लगा, सपने जो मेरे बीत गए, सपने जो मेरे बीत गए, मन आज उन्हें दोहराने लगा, मन आज मेरा कुछ गाने लगा। तारों के सपने
यादों का वो मंजर भाने लगा, मन आज मेरा कुछ गाने लगा। नेचर कवित्री की जो हमारी बात हो रही थी, चारू जी की फूलों का प्रेम, प्रकृति प्रेमी, तो कुछ पंक्ति वैसी है। बागों में कोयल की कूके, बागों में कोयल की कूके, कलियों में भंवरों का गुंजन, कलियों में भंवरों का गुंजन, कुंजों में लिपटी वल्लरिया, कुंजों में लिपटी वल्लरिया, कुछ फूलों के इस मौसम का ये रंग मुझे अब भाने लगा, मन आज मेरा कुछ गाने लगा, मन आज मेरा कुछ गाने लगा। बस इतना, कविता लंबी है, आज के लिए इतना। बहुत ही सुंदर, आपकी आवाज भी बहुत सुंदर और आपकी कविता भी बहुत सुंदर है। धन्यवाद। एक बात मैं शेयर करना चाहूंगी कि तोरू दत्त जी को जो कविता लिखने का हुनर उन्हें उनकी विरासत में मिला। उनके दादाजी ब्रिटिश टाइम में हाई कोर्ट के जज थे, उनके पिताजी माताजी भी कुछ ना कुछ ट्रांसलेशंस करते थे, बड़े भाई अब्जू आरू उनकी बहन सभी कुछ ना कुछ लिखते थे। और वह ऐसा नहीं कि यूरोप में ही रही, 17 साल की आयु में वह वापस आई इंडिया और कलकत्ता में फिर से आई। और ये उनकी कुछ, उन्होंने अपने मित्रों को पत्र लिखे जिससे पता चलता है कि वह इंग्लिश पूरा यूरोप घूमने के बाद उन्हें वापस आना इतना अच्छा नहीं लग रहा था। वे पत्र में लिखती थी अपने फ्रेंड्स को कि आज मैंने जब से यूरोप से आई हूँ कोई भी डिनर पार्टी नहीं अटेंड करी, आई हैव नॉट अटेंडेड इवन अ सिंगल पार्टी। और सबसे बड़ी बात वो कहती थी, मेरी दादी जी से जो भी मिलने आता है सबसे पहले पूछता है कि क्या मैं मैरिड हूँ। तो मतलब उस टाइम पे 21 वर्ष तक मैरिड ना होना और फ्रेंच इंग्लिश इन सब भाषाओं को लिखना, और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं और अपने अपने मन की बात कर रहे हैं। तो मैं शालू मैम आपकी परमिशन से उर्मिल बजाज मैम जी को बुलाती हूँ कि वो एक बहुत प्यारी सी दोस्ती पे कविता लेकर आई हैं, वो हमसे साझा करें। आइए उर्मिल मैम प्लीज। मोस्ट मेरा नमस्कार जी। आज मैं एक, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कुलविंदर जी, आपने तो दत्ता के बारे में जो इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हो, रियली वेरी नाइस, जो हमें बिल्कुल नहीं मालूम था, और आपके थ्रू वी आर गेटिंग दिस व्हाट दिस। तो ये कविता है, एक छोटी सी है, कवि हरिवंश राय जी की ये कविता है, दोस्ती पर। कहते हैं दोस्त हमारे जीवन का बहुत अहम हिस्सा है, बिना दोस्ती बिना दोस्तों के जो है हमारी लाइफ जो है वीरान सी लगती है, सुनी सुनी सी लगती है। और जब दूर हो जाते हैं तो जीवन हमें जो है सूना सूना लगता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हम खुद बनाते हैं। बचपन से ही ये दोस्त हमारे साथ खूब मस्ती करते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो ना जाने दोस्त कहाँ खो जाते हैं। तो उन्हीं को याद करते हुए मैं ये कविता, कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं, उनके बारे में सुनाने जा रही हूँ। कविता का नाम है कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल का सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल का सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद है जाकर मुद्दत से। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद है जाकर मुद्दत से। मैं देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू जैसे थे। मैं शहर चमन में टहलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं शहर चमन में टहलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। सबकी जिंदगी बदल गई, एक नए सिरे में ढल गई। सबकी जिंदगी बदल गई,
एक नए सिरे में ढल गई। किसी को नौकरी से फुर्सत नहीं तो किसी को दोस्तों की जरूरत नहीं। किसी को नौकरी से तो किसी को दोस्तों की जरूरत नहीं। सारे यार गुम हो गए, तू से तुम और आप हो गए। सारे यार गुम हो गए और तू से तुम और आप हो गए। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है। कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है। किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो इन पलों को हंस के दोस्त, फिर लौट के दोस्ती के जमाने नहीं आते। जी लो इन पलों को हंस के दोस्त, फिर लौट के दोस्ती के जमाने नहीं आते। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। शुक्रिया जी। बहुत खूब, बहुत प्यारी कविता है। थैंक यू। आपने भी हमें अपने सब दोस्त आपकी कविता सुनते सुनते याद आ गए कि हाँ, हम अपने दोस्तों को याद करते हैं, मिलते हैं और दोस्ती पे बहुत गर्व करते हैं। बिल्कुल, मैं दोस्त है तो मैम। जो जीवन जो है वो खुशनुमा लगता है। दोस्त है तो हाँ, दोस्तों के बिल्कुल। साथ ही हम अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं, जो हम अपने कभी कभी भाई बहनों के साथ नहीं कर सकते, रिलेटिव्स के साथ नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेंड्स के साथ जो है हर बात जो है हम अपनी शेयर कर लेते हैं। तो ये दोस्त ही है जो हमें जो आगे बढ़ने का हौसला भी देते हैं और हम आगे भी बढ़ते हैं। थैंक यू। और हम एंजॉय। बिल्कुल ठीक कहा। तो मैं क्षमा चाहूंगी मधु मदान मैम जी और माया मेहता जी से कि उन्हें बहुत वेट करना पड़ा। और मधु मदान जी बहुत प्यारी सी कविता लेके आई हैं शालू मैम, कि वो उनकी कविता का नाम है आज मैं मन का करती हूँ। तो प्लीज मधु मदान मैम आइए और अपनी कविता को प्रस्तुत कीजिए। नमस्कार मैडम। मैडम, मैंने तोरू दत्त के बारे में तो कभी सुना भी नहीं था। आपने बताया, मैंने पढ़ा, लेकिन मैंने एक छोटी सी एक कविता बड़े टाइम से अपने पास सजो के रखी हुई थी, आज मैं मन का करती हूँ। तो वो 4 लाइन में ही है, बाकी कुछ थोड़ा सा मैंने लिखा है खुद, वो मैं आपको बताती हूँ। आज का विषय है मन। हर महिला किसी की बेटी, किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की माँ होती है और हर रिश्तों का अलग अलग पहलू, पर हर पहलू को दिलो जान से वो निभाती है। रिश्तों की खातिर वो अपने मन को मारती है, ये सोचकर कि कभी तो वो दिन आएगा जब वो मन का करेगी। परिवार और जिम्मेदारियों के बीच कब वृद्धावस्था दस्तक दे जाती है उसका पता ही नहीं चलता। बहू बेटियां भी उसे जिम्मेदारी से मुक्त कर देती हैं। अब तो वो किसी की जवाबदेही भी नहीं है। खालीपन का ये एहसास उसे खोखला करता जाता है। साथ में हार्मोन्स के उतार चढ़ाव से शारीरिक बदलाव भी आ जाता है और यही वो समय है जिसमें उसको खुद की मदद करनी है, हताशा के सागर से निकलकर उत्साह के नए जीवन की शुरुआत करनी है, क्योंकि यही वृद्धावस्था ही जीवन की सबसे खूबसूरत अवस्था है। इसी अवस्था को अपने मन से खुशनुमा होकर जीना चाहिए। जिस पर 4 पंक्तियां चित्रा देसाई जी की मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। आजकल मैं मन का करती हूँ, हाथों को गर्म कॉफी से और रूह को फैज की नज़मों से सेकती हूँ। आजकल मैं मन का करती हूँ, हर सुबह पेपर में छपी खबरों पर इत्मीनान से बहस करती हूँ। सरसों का साग, बथुए की रोटी, कभी गुड़ कभी हरी मिर्च से कुतरती हूँ। गमलों में उगी खेती को पानी से सींचती हूँ। शाम को आवारगी से घूमते पेड़ों की कलगी पर चिड़ियों का कलरव सुनती हूँ। दोपहर को दोस्तों का हाथ पकड़कर गली मोहल्लों की बातों से निपटती हूँ। बचे खुचे पेड़ों पर पंछी नीड़ बना पाए, ऐसी कोशिश में मैं शामिल होती हूँ।
सांझ ढले दूर ही अपने खेतों को सहलाती हूँ। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं आजकल कुछ नहीं करती, क्योंकि आजकल मैं मन का करती हूँ। आजकल मैं मन का करती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू। मैडम, आपकी अपनी फीलिंग्स जो महिला के प्रति है, और आपने पूरा उनके एक्सप्लेन किया, और ये जो प्यारी सी पोएम आपने चित्रा देसाई जी की सुनाई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो अब माया चित्रा मेहता देसाई जी की पोयम मैंने कोई 8-10 साल पहले से ही सेव करके रखी हुई थी, पर आज मुझे मौका मिला मन की बात कहने का, तो फिर मैंने वो ढूंढा। मैंने कहा आज तो ये 4 पंक्तियां बोलनी ही है मुझे। सही थैंक मौका यू। है। आज आपने अपने सच में बहुत ही फेवरेट पोयम, अपने मन को भाने वाली, मन से कही हुई प्यारी सी पोयम को सुनाया। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। माया मेहता जी मैम भी अपनी बहुत प्यारी सी एक सेल्फ कंपोज पोयम लेके आई हैं। सो प्लीज आप भी अपने मन की बात हम सबके मन तक पहुंचाइए। प्लीज मैम, स्वागत है आपका। मैम प्लीज म्यूट कर लीजिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। अनम्यूट कर लीजिए। सर्वप्रथम तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि मन शब्द इतना अच्छा जो चुना। और दूसरी बात यह है कि आपने तोरू दत्त की जी के बारे में विस्तृत जानकारी दी, जो आज मैंने भी फर्स्ट टाइम सुनी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मन शब्द इतना अच्छा है कि जिस पर हम चाहे उतना बोल सकते हैं, क्योंकि मन मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है और जीवन से हमारे जुड़ा हुआ है। इसलिए मन के बारे में हम चाहे उतना, तो मन क्या करता है, मन अच्छे बुरे कार्य करवाता है, जो भी करता है हमें सही तौर पर जो भी कार्य करना होता है, हम पहले मन को पूछते हैं। इसके बाद में तो सबसे पहले तो मैं मन रूपी कुछ मैंने पंक्तियां रचना की है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। इसके बाद में छोटा सा एक गीत भी लेकर के आई हूँ, अगर इजाजत होगी तो वो भी मैं सुनाऊंगी। अच्छा, तो अब मैं सर्वप्रथम पंक्तियां सुनाते हैं। अब तक सुनते आए हैं दिग्गजों की मन की कथा, अब तक सुनते आए हैं दिग्गजों की मन की कथा, आज सुनाने जा रही हूँ कुछ अंतर मन की व्यथा, आज सुनाने जा रही हूँ कुछ अंतर मन की व्यथा। दो स्वरों से एक शब्द मन बना, दो स्वरों से एक शब्द मन बना, जो विचलित विकंपित कर देता, जो विचलित विकंपित कर लेता। मन ही मन, मन ही मन पल भर में नभ की उड़ान भरता, मन ही मन पल भर में नभ की उड़ान भरता, क्षण भर में धराशायी भी हो जाता, क्षण भर में धराशायी भी हो जाता। मन इतना चंचल होता अपूर्ण सपनों को जगाता, मन इतना चंचल होता अपूर्ण सपनों को जगाता, खोया हुआ बेचैन होता रहता, खोया हुआ बेचैन होता रहता। मन की चादर सीमित और निर्धारित हो, मन की चादर सीमित और निर्धारित हो, सुख चैन यथावत बना रहता, सुख चैन यथावत बना रहता। मन की सोच सकारात्मक हो, मन की सोच सकारात्मक हो, समर्पण भाव छाए हो, जीवन रंगों से भर जाता, जीवन रंगों से भर जाता। मन की सोच नकारात्मक हो, घृणा और ईर्ष्या भाव हो, जीवन में जीवन को नीरस बना देता, जीवन नीरस बन जाता। संघर्ष भरा वातावरण हो, संघर्ष भरा वातावरण हो, तनाव भरा मन हो, मन में शूल रूपी अंबार का बोझ बन जाता। संघर्ष भरा वातावरण हो, तनाव मन भरा हो, मन में शूल रूपी अंबार बन जाता, मन हमारा शूल रूपी अंबार बन जाता। क्षणिक सुख, क्षणिक सुख, सफल परिणाम और खुशियों भरा माहौल हो, मन हरा भरा हो जाता, मन हरा भरा हो जाता। इसके बाद में मैं मन हमारा क्या क्या सोचता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा देना चाहती हूँ कि जैसे महानगरों में अनगिनत देहातों से लोग आते हैं, जो पढ़े लिखे भी आते हैं, अच्छी फैमिली से भी आते हैं और दूसरी फैमिली से आते हैं। तो कई बार बुजुर्ग लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बुजुर्ग क्या 50-60 की एज वाले को लोग भी कई बार वो एडजस्ट नहीं कर पा सकते हैं वहां पे। तो ऐसे में उनके दादा दादी बच्चों को लेके जाते हैं, पोता पोती को, तो वो इमारतों को निहारते हैं और अपने मन ही मन क्या सोचते हैं। छोटा सा गीत लेके आई हूँ, मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। मन जो मेरा घबराए बेचैन हो आ जाए,
तन्हा मन इमारत निहारे, कोई नहीं हमारे, कोई नहीं हमारे। सुन 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 अरे सखी सुन, मोह माया संपत्ति से दूर, मोह माया और संपत्ति से दूर, ईश्वर आराधना कर्तव्य अपना ले, काहे पछताए, काहे पछताए, काहे पछताए। देहात नहीं है ये, देहात नहीं है ये, महानगर है ये, भिन्न भिन्न संस्कृति वाले छाए यहाँ सारे, काहे घबराए, काहे घबराए। रंग में रंग मिलाए, अपना भी सिक्का जमाए, रंग में रंग मिलाए, अपना भी सिक्का जमाए। मन जो मेरा तन्हा है, विचलित होता जाए, विचलित होता जाए। मन जो मेरा घबराए, बेचैन हुआ जाए। तन्हा मन इमारत निहारे, कोई नहीं हमार, कोई नहीं हमारे। प्यारे प्यारे इन बच्चों में, प्यारे प्यारे इन बच्चों में बचपन याद आए, बचपन याद आए, बचपन याद आए। मन जो मेरा घबराए, बेचैन हो जाए। तन्हा मन इमारत निहारे, कोई नहीं हमारे, कोई नहीं हमारे। धन्यवाद। वाह, बहुत खूब, बहुत सुंदर, थैंक यू। बहुत आपने इतना सुंदर सुनाया। इट वॉज वर्थ वेटिंग। आज प्रोग्राम लेट तो चला, लेकिन बहुत आपने मजा है, गीत सुनाया। सुंदर, बड़ा मजा है आप सभी को सुनने में, एंड तक बैठे थे तो सभी को सुनने में। आपको इसलिए वेट किया, इसलिए। हाँ, की जगह गिफ्ट मिला कि आपने इतना सुंदर गाया, इतनी अच्छी पोयम, और सब ओल्ड जनरेशन के भाव को इतने अच्छे तरीके से व्यक्त करा। तो आज मैं आप सबसे, रानी शर्मा मैडम जी हमसे काफी देर से जुड़ी हुई थी, शायद वो अपनी कोई पोयम भी कहना चाह रही थी, बट हम किसी वजह से उनसे नहीं कनेक्ट कर पा रहे। तो आज हम अपने प्रोग्राम को, तोरू दत्त जी को जो प्रयास किया, हम आशा करते हैं कि मैं आपकी होस्ट कुलविंदर और को होस्ट शालू मैम के साथ आप सबको पसंद आया। तो मन होना चाहिए किसी को याद करने के लिए, वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेते हैं और अगली श्रृंखला अगले ट्यूसडे नारी कलम में आप सबको फिर से स्वागत करने के लिए अग्रसर रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।